तो फारस की खाड़ी में अब आग का दरिया बन चुकी है। गैस के महाभंडार पर मिसाइलों का तांडव शुरू हो चुका है। इजरायल ने ईरान की आर्थिक रीढ़ कहे जाने वाले साउथ पार्स गैस फील्ड पर वज्रपात किया है, लेकिन पलटवार में तेहरान के हुंकार ने अरब देशों को सहमा के रख दिया है। ईरान की आग उगलती मिसाइलों ने पेंटागन तक संदेश पहुंचा दिया है कि अरब में ईरान को काबू करना फिलहाल बेहद मुश्किल है, क्योंकि ईरान ने हमलों का पैटर्न बदलकर दुनिया को आर्थिक संकट की दहलीज तक पहुंचा दिया है। क्योंकि जब तेल गैस सप्लाई नहीं होगा तो दुनिया में महामंदी आने से कोई नहीं रोक सकता। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के अलावा प्रशासनिक इमारतों और एनर्जी सेक्टर को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और अरब में गैस पर महायुद्ध आरंभ हो गया है। फारस की खाड़ी में विशाल गैस फील्ड है, जिसमें एक हिस्सा ईरान के पास है, जिसका नाम साउथ पार्स गैस फील्ड है, जो करीब 3700 वर्ग किलोमीटर का है। वहां 500 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार मौजूद है। जबकि गैस फील्ड के दूसरे हिस्से पर कतर का कंट्रोल है, जिसका नाम नॉर्थ गैस फील्ड है, जो 6000 वर्ग किलोमीटर है, जहां 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का गैस भंडार मौजूद है। पहले ईरान के पार्स गैस फील्ड पर इजरायल ने मिसाइल हमले किए। इस गैस फील्ड की पाइपलाइन असालुलेह रिफाइनरी से कनेक्ट होती है। असालुलेह ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिससे गैस फील्ड की दूरी 105 किलोमीटर है। यहीं से गैस सप्लाई आगे की जाती है। इजरायल ने गैस फील्ड और रिफाइनरी दोनों जगह हमले किए, जिससे 4 गैस ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले किए। कतर के रास लाफान गैस फील्ड पर हमले किए। हमले में रिफाइनरी रास लाफान को तबाह कर दिया। नॉर्थ गैस फील्ड से रास लाफान की दूरी 80 किलोमीटर है। ईरान ने दोनों जगह स्ट्राइक की, जिसमें गैस टू लिक्विड प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। इजरायल ने दावा किया है कि हमले अमेरिका की सहमति से किए गए, जबकि अमेरिका ने दावा किया है उन्हें हमलों की जानकारी नहीं थी। और ईरान अब आगे भी हमले कर सकता है। उसके टारगेट पर कतर के गैस फील्ड हैं, रास लाफान और मेसाइद। उससे आगे यूएई के गैस फील्ड हैं, जिसमें अबशान, अल होस्न और फुजैरा आते हैं। आगे सऊदी अरब के गैस फील्ड पर भी हमले कर सकता है। टारगेट पर रास तनुरा, जुबैल और सैमरेफ है। और ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन ईरान के हमलों से अरब देशों के रिहायशी इलाकों में भी धमाके हुए। कतर में गैस ठिकाने को भी निशाना बनाया गया है। और यही वजह है कि अरब देशों में अब ईरान को लेकर नाराजगी काफी बढ़ चुकी है। सवाल उठ रहे हैं कि इस्लामिक देशों को एकजुट करने की अपील करने वाला ईरान पड़ोसी देशों पर हमले क्यों कर रहा है। अरब ने कड़ा रुख अपनाते हुए अब ईरान को चेतावनी दे दी है कि अरब ईरान के खिलाफ बदले का मिशन भी शुरू कर सकता है। यूएई पर 13 मिसाइलों से हमले हुए, 27 ड्रोन से भी ईरान से हमला किया गया। यूएई ने सभी हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। ईरान यूएई पर अब तक कुल 327 बैलिस्टिक मिसाइल दाग चुका है। 15 क्रूज मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। 1699 ड्रोन से भी हमले हुए हैं। रियाद के ताहिज इलाके में जोरदार धमाका हुआ। रियाद के दूसरे शहरों में भी धमाके से दहशत मची। बहरीन में भी बार बार खतरे का सायरन बजता रहा। कतर सरकार ने ईरान के दूतावास को नोटिस दिया। दूतावास में सुरक्षा और सैन्य से जुड़े अफसरों को अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे के भीतर कतर छोड़कर जाने को कहा गया है। और अरब पर ईरान लगातार प्रहार कर रहा है। ईरान ने यूएई में 2 बेस पर हमला किया है। पहला हमला अल मिनात बेस पर हुआ और इसी के साथ एक बार फिर अल दफरा बेस को टारगेट करके हमले किए गए। कुवैत में अल अदायरी बेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। बहरीन में मीना सलमान बेस पर हमले किए गए। ये वही जगह है जहां यूएस की 5वीं नेवी फ्लीट का हेडक्वार्टर बना हुआ है। समुद्र में भी ईरान के हमले जारी हैं। यूएई में खबर फकन के करीब ईरान से हमला किया गया। हमले के बाद तेल टैंकर में आग लग गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शिप के क्रू सदस्यों को बचाया गया। इराक में अमेरिका के विक्टोरिया बेस पर ईरान से फिर हमले की कोशिश की गई। हालांकि एयर डिफेंस से हमले को नाकाम किया गया। एयर डिफेंस से मिसाइल, ड्रोन नष्ट किए गए। विक्टोरिया बेस पर यह ईरान का तीसरा हमला था। और यह हम लगातार रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि ईरान प्रॉक्सी संगठनों की मदद से भी हमले कर रहा है। जॉर्डन में इराकी विद्रोहियों ने हमला किया। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एसएडी ग्रुप ने यह हमला किया है। हमले में अमेरिका के सैन्य बेस को काफी नुकसान हुआ है। इराक में भी ईरानी प्रॉक्सी ने हमला किया। हमला एक पैरामिलिट्री बेस पर किया गया। हमले में एक जवान की मौत हो गई, जबकि हमले में कई सैनिक जख्मी हैं।
इराक में यह हमला प्रॉक्सी संगठन ने किया। और ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने वाला ट्रंप का ऑपरेशन कामयाब था या नाकाम, इसका जवाब अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई देंगे। ईरान ने पहली बार ऐसा संकेत दिया है जिसने अमेरिका और इजरायल की नींद उड़ा दी है। क्या अब ईरान में एटमी विस्फोट होने वाला है? क्या अब ईरान एटम बॉम्ब बनाएगा? और यह ईरान की नई परमाणु पॉलिसी होगी? दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु एजेंसी भी मान रही है कि ईरान के अंडरग्राउंड बंकरों में परमाणु ईंधन जल रहा है और इसके बारे में कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। दूसरी तरफ अमेरिकी संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में दावा है कि रूस और चीन से ईरान को तकनीकी सपोर्ट मिल रहा है। IAEA की ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि ईरान का कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, बस छिप गया या शिफ्ट हो गया है। और अब ईरान के विदेश मंत्री ने खुद संकेत दे दिए हैं कि अब ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान की परमाणु नीति नए सुप्रीम लीडर पर निर्भर करती है। अली खामनेई ने परमाणु हथियार पर फतवा जारी किया था, लेकिन अब हमें इस बारे में नए सर्वोच्च नेता के आदेश का इंतजार है। अब तक ईरान दुनिया को यही बताता रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बना सकता, क्योंकि उसके सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने इसे हराम घोषित किया हुआ है। यानी ये सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि धार्मिक आदेश था, जिससे ईरान खुद को बंधा हुआ बताता था। लेकिन इस बार सवाल का उत्तर बदल गया है। अब्बास अरागची ने साफ साफ कहा है कि इतना बारूद सहने के बाद अब ईरान की परमाणु पॉलिसी बदलेगी। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि परमाणु हथियार बनाने या ना बनाने का फैसला अब नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई करेंगे। और देखिए साल दर साल ईरान की परमाणु नीति कैसे बदली है। साल 2000 अली खामनेई का फतवा आता है कि ईरान में परमाणु हथियार हराम घोषित कर दिए गए। फिर आते हैं साल 2015 पर ईरान की सरकार खुद दुनिया को भरोसा देती है कि हम एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। यानी अब यह सिर्फ फतवा नहीं बल्कि ईरान की आधिकारिक नीति बन गई। साल 2025 में हालात बदलते हैं। नतांज, फोर्दो और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकाने एक्टिव हो जाते हैं और फिर इन परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजरायल के हमले होते हैं। और अब युद्ध के बीच अब्बास अरागची ने कहा, जो कि विदेश मंत्री हैं ईरान के, कि परमाणु बम पर पुरानी नीति बदली जा सकती है और इसका फैसला सुप्रीम लीडर को लेना है। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लगता है कि ईरान का एटम बम इस्फहान अंडरग्राउंड साइट में बन रहा है। यह वही परमाणु ठिकाना है जहां अमेरिका ने GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए थे। IAEA का दावा है कि इस्फहान की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज लगभग सुरक्षित हैं और सबसे बड़ी बात, यहां तक IAEA की पहुंच नहीं है। अब सवाल यह है कि इस्फहान के परमाणु बंकर के अंदर क्या है? या तो यह खाली ढांचा है जो भविष्य के लिए तैयार किया गया है, या यहां सेंट्रीफ्यूज लगाए जा रहे हैं, या फिर यहां पहले से ही एनरिचमेंट का काम चल रहा है। अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने साफ कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो चुका है और किसी खुफिया रिपोर्ट में उसे दोबारा बनाने की कोई कोशिश नजर नहीं आई। लेकिन ट्रंप ने ईरान पर थोपे गए युद्ध की असली वजह ही परमाणु खतरे को बताया है। अब सवाल यह है कि ईरान के अंडरग्राउंड बंकरों से पैदा हुआ परमाणु खतरा कितना बड़ा है और दुनिया इसे किस स्तर पर देख रही है। IAEA का यह न्यूक्लियर रिस्क मीटर देखिए। सबसे नीचे है लो, यानी डिप्लोमेसी, बातचीत, समझौते। यहां खतरा सबसे कम होता है। इसके बाद आता है मिड, यानी एनरिचमेंट, जहां यूरेनियम को प्रोसेस किया जाता है लेकिन अभी हथियार की स्थिति नहीं होती। और फिर आता है हाई, यानी हथियार के करीब, जहां तकनीक और सामग्री उस स्तर तक पहुंच जाती है जहां से बम बनाना संभव हो जाता है। और सबसे ऊपर है रेड, न्यूक्लियर टेस्ट, यानी वो आखिरी कदम जब देश परमाणु शक्ति बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, ईरान के लिए यह मीटर कहां रुक रहा है। ईरान की वर्तमान स्थिति हाई और रेड के बीच है, यानी वो जगह जहां यह सिर्फ एक फैसला, एक आदेश और एक कदम ईरान को परमाणु ताकत बना सकता है। अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट कहती है ईरान अकेला नहीं है, चीन उसके साथ खड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने ईरान को सोडियम परक्लोरेंट दिया, जो ईरान की मिसाइलों के ठोस ईंधन के लिए जरूरी हिस्सा है। इसके अलावा चीन से ईरान को परमाणु तकनीक भी मिल सकती है। ईरान के खिलाफ चल रहा महायुद्ध अब अपने सबसे खौफनाक और निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। अब तक लड़ाई आसमान से लड़ी जा रही थी, लेकिन अब तैयारी जमीन पर सेना उतारने की शुरू हो चुकी है। यानी अमेरिका हॉर्मुज खोलने के लिए सेना उतारने जा रहा है, तो ईरान के उत्तरी घेराव के लिए इजरायल ने कैस्पियन सागर में मोर्चा खोल दिया है। लेकिन ना तो ये ऐसी स्थिति यूरोप को मंजूर है और ना ही अमेरिकी लोगों को।
जिसका एकमात्र कारण है ट्रंप प्रशासन और इजरायल की आत्मघाती रणनीति। अब बात आत्मघाती रणनीति तक कैसे पहुंची वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। खबर यह है कि ईरान पर हवाई हमले प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो क्या हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान के तटों पर कब्जा होगा, जिसका असर यह है कि पश्चिमी देशों ने यूएस इजरायल की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं, जिसकी पुष्टि करता है तुर्की से इराक को मिला बड़ा ऑफर, जिसमें इराक किरकुक पाइपलाइन का विस्तार बसरा तक कर सकता है, यानी इराक का तेल तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंचेगा। इतिहास में पहली बार अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज रिकॉर्ड $39 ट्रिलियन पार कर चुका है। वो कर्ज जो महज 5 महीने पहले $38 ट्रिलियन था। दावा है कि ईरान युद्ध में अमेरिका अब तक $12 अरब फूंक चुका है और अब पेंटागन ने युद्ध लड़ने के लिए $200 बिलियन की मांग रख दी है। खबर यह है कि अमेरिका अब ईरान के मोर्चे पर हजारों सैनिकों की तैनाती की तैयारी में है और ये सैनिक हॉर्मुज स्ट्रेट पर तैनाती के साथ खर्ग द्वीप पर भेजे जा सकते हैं।